डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। और पॉलिटिकल साइंस की इस लेक्चर सीरीज में आज हम एक और नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन है बीए के। सो इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। तो आज के वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है ग्लोबलाइजेशन में, और ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज में क्या पड़ा है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो डिस्कशन का ये स्ट्रक्चर रहने वाला है उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सो वो है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, बेसिक से इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये ग्लोबलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ, क्या सिचुएशन थी, कॉन्टेक्स्ट क्या था, दिस एंड दैट। इसकी बात से समझने की कोशिश करेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज आखिरकार होते क्या है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट समझ रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज पर क्या पड़ा, तो हमें पता होना चाहिए ना कि डेवलपिंग कंट्रीज क्या होती हैं। ये जो कैटेगराइजेशन किया जाता है, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, अनडेवलप्ड कंट्री, ये किस बेसिस पर किया जाता है। इसके साथ ही समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन ये क्या प्रोसेस है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। जब हम इन चीज़ों को समझ लेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज क्या हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या है, तब हम समझेंगे कि ये जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड दिस प्रोसेस, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबलाइजेशन। कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स या कारण रहे हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ। फिर हम देखेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। और जब भी हम इम्पैक्ट्स को कवर करते हैं तो हम उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, निगेटिव इम्पैक्ट्स दोनों को कवर करेंगे। आपको पता है क्योंकि किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा तो कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी, कुछ बुरी चीज़ें भी होंगी। तो पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट हम दोनों को कंसीडर करेंगे, और दोनों में हम मल्टीपल डायमेंशंस कवर करने की कोशिश करेंगे। मल्टीपल डायमेंशन का मतलब है जैसे कि इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा, पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट पड़ा, सोसाइटी एंड कल्चर में क्या इम्पैक्ट पड़ा, एजुकेशन सेक्टर में क्या पड़ा, इन्वायरमेंट में क्या पड़ा। ऐसे आप मल्टीपल डायमेंशंस को कवर कर सकते हैं इसमें। इसी तरीके से निगेटिव एस्पेक्ट में भी हम इन सारी डायमेंशन को कवर करेंगे। और फिर इंडिया और ग्लोबलाइजेशन, तो इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा, आप इसमें और ऐड कर सकते हो वुमेन। वुमेन में हालांकि हम सोसाइटी में उसमें डिटेल में कर लेंगे, बट आप अलग से इसको एक डायमेंशन कर सकते हैं कि वुमेन में क्या प्रभाव पड़ा, यूथ में क्या प्रभाव पड़ा, हेल्थ सेक्टर में क्या प्रभाव पड़ा, मीडिया में क्या प्रभाव पड़ा। बहुत सारी मल्टीपल डायमेंशंस को आप कवर कर सकते हो जितनी आप चाहें। तो इसके बाद इंडिया में जब हम ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करेंगे तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर भी आ जाएंगे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब आप डिस्कस कर रहे होंगे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो भी हम इकोनॉमी में पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे, पॉलिटिक्स में निगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखेंगे, सोसाइटी एंड कल्चर में पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट्स देखेंगे। तो इस तरीके से हमें अपने इसको कवर करना है। तो सिंपल सा ग्लोबलाइजेशन का एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, और इस तरीके के फ्लो चार्ट अगर आप अपने आंसर में क्रिएट करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें। समझे। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। तो इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन होता है अमंग द नेशंस, जिसकी वजह से क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं कंट्रीज। तो ये अगर आपस में इंटीग्रेशन है, इंटरकनेक्टेड कंट्रीज हैं, तो ये क्या करेगी, फ्री मूवमेंट ऑफ द वेरियस थिंग्स, जैसे कि गुड्स का फ्री मूवमेंट होने लगता है, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, आइडियाज, रिलीजन, एक्सचेंज ऑफ पीपल्स, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, बहुत सारी चीज़ों का फ्री मूवमेंट होने लगता है। तो द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन creates, yeah, you can say that facilitate the free movement of goods, services, peoples, investment, technology, ideology, religion, anything. So this is the simple flow chart just to understand कि what is globalization. तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इंट्रोडक्शन। अब आप इंट्रोडक्शन में बेसिक से इंट्रोडक्शंस दीजिएगा कि जो ग्लोबलाइजेशन है एक फिनोमिना है, एक कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना है। ये भी नहीं कि एक सिंपल सा फिनोमिना है कि आपको दिख जाएगी ये देखिए ये ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि कोई पर्टिकुलर कंडीशंस है जो आप एकदम आप कहेंगे ये देखिए हाँ ये है, ये ग्लोबलाइजेशन है। ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल डायमेंशंस पर है कि आप ये बता पाना मुश्किल है कि ये ग्लोबलाइजेशन इस जगह है। तो
जो ये फिनोमिना है दैट एम्स टू इंक्रीज ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का जो मेन एम था कि जो नेशंस हैं उनकी इकोनॉमी, उनका पॉलिटिकल सिस्टम, उनका कल्चरल सिस्टम, सोशल सिस्टम, ये सारी चीज क्या है, इंटीग्रेशन हो। हालांकि मेन फोकस आपका इकोनॉमी को लेकर था, लेकिन जब इकोनॉमी के वे में जो नेशंस हैं वो इंटीग्रेट होंगे तो इसका प्रभाव दूसरी चीज़ों पर भी पड़ेगा ना, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो या जियोग्राफिकल बाउंड्रीज या कल्चरल डायमेंशन हो, एजुकेशन हेल्थ डायमेंशन हो, कोई भी डायमेंशन हो, उन सब पर भी प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। तो कुल मिलाकर इन सिंपल टर्म्स यू कैन से दैट कि इट इज़ ऑल अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ द नेशंस, their economies, their political system, their cultural system, their social dimensions, right? एंड इट इज अ काइंड ऑफ दैट प्रोसेस कि जो जो वर्ल्ड है उसको विदाउट बॉर्डर्स में इसका रिजल्ट हमें मिलेगा कि इट सीम्स लाइक कि देयर इज अ वर्ल्ड वेयर इज नो बॉर्डर्स एमंग द कंट्रीज। तो वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स, जो प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है वो इसकी कोई एक पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ इस पॉइंट पे शुरुआत होता है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यू विल सी दैट कि जो रिकवरी ऑफ द इकोनॉमीज थी उसमें कंट्रीज ने क्या किया, एक आप देखेंगे कि वहाँ पर जो कोऑपरेशन रहता है अमंग द कंट्रीज। इसके बाद से आप देखेंगे कि जो इसको जो स्कॉलर्स मानते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है वो लगभग 1970s के आसपास शुरू हो जाता है और गेंड मैक्सिमम मोमेंटम इन द 1990s, जब कंट्रीज आपस में क्या कर जो एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं, इवन इंडिया में भी आपने सुना होगा एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, आप अब ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्यों दिया गया, ऐसा क्या चीज़ हुआ था इस समय पर जिसे हम कहते हैं कि 1970s में बिगिन हुआ और 1990s में मोमेंटम मिला। तो बेसिकली इस टाइम पर आप देखेंगे कि आपके ये टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट हो रहा था, आईसीटी का जो डेवलपमेंट हो रहा था, कम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही थी, तो इसने फैसिलिटेट किया ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को, जिससे कि होल वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर पे कन्वर्ट हो जाए और इंटरडिपेंडेंस इंटरकनेक्टिविटी बढ़ जाए। तो यू विल सी दैट कि जो इस तरीके की आईसीटी का डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, इसने क्या किया, ग्लोबल इंटरकनेक्टिविटी को बढ़ाया। और जो ग्लोबल इंटरकनेक्टिविटी थी ये आपके पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, कल्चरल एस्पेक्ट पे भी देखने को मिलेगा। तो मोटा माटी आप ये कह सकते हैं, अगर हम नटसेल में या कंक्लूड करें, तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस of global economic, political and cultural integration. It has made the world become a small village. तो ऐसा लगा कि वर्ल्ड जैसे एक स्मॉल विलेज में कन्वर्ट हो गया, आप इजीली रीच आउट कर सकते हैं जिससे चाहें, आप एक लोकेशन में बैठकर मल्टीपल लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। आप अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फेसबुक आप सभी यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम आप सभी यूज़ करते हैं, या यूट्यूब आप सभी यूज़ करते होंगे। तो आप क्या देखते हैं, आप अपनी लोकेशन में बैठे बैठे कितने सारे लोगों से एक कम्युनिटी बना सकते हैं, उनके साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या लगेगा कि आपकी रीच आउट कितनी ज़्यादा डीप है, कितनी लॉन्ग है। तो इस तरीके के प्रोसेस ये सब ग्लोबलाइजेशन में इंक्लूड होंगे। तो होप सो कि अभी ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा और इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। आप समझते हैं कि डेवलपिंग सोसाइटीज़ क्या होता है। तो इकोनॉमी के आधार पर आप देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन किया गया है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज का, डेवलपिंग कंट्रीज, ट्रांजिशनल सोसाइटीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज। तो इकोनॉमी का मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा है, मॉडर्नाइजेशन कैसा है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सोसाइटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मोड ऑफ प्रोडक्शंस कैसे हैं, इनके बेसिस पे आप ये कैटेगराइजेशन किया जाता है। जनरली ये कैटेगराइजेशन आपको देखने को मिलेगा पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ में, मतलब जब कॉलोनियल रूल का एंड होता है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आप देखेंगे कि बहुत सारी अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज फ्री होती हैं कॉलोनियल रूल से, इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनती हैं। तो इन कंट्रीज का जो डेवलपमेंट था, यू विल सी देयर वाज अ लैक ऑफ बेसिक लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सोसाइटीज में, जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज थी। तो इनको बोला गया कि दे आर थर्ड वर्ल्ड, एंड इनको थर्ड वर्ल्ड
मतलब रिप्रेजेंट करता है डेवलपिंग सोसाइटीज को। थर्ड वर्ल्ड आर दोज कंट्रीज विच रिप्रेजेंट डेवलपिंग सोसाइटीज। तो ये एक तरीके का एथनोसेंट्रिक अप्रोच अपनाया गया, इकोनॉमिक अप्रोच अपनाया गया टू डिस्क्राइब दैट कि जो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लेवल ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, इन सब बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया कि इकोनॉमीज डेवलपिंग होंगी या डेवलप्ड होंगी या ट्रांजिशनल कंट्रीज होंगी। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, समझ में आ गया ये आपको क्या है कि ये पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज हैं। ज़्यादातर इन कंट्रीज को बोला जाता है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, और यहाँ पर जो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी लैक करती हैं ये कंट्रीज। तो ये ना डेवलपिंग कंट्रीज। अब जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो यू विल सी दैट, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। एक्चुअली मैंने कुछ मैप बनाए थे जिससे कि आपको आसानी हो गया ग्लोबलाइजेशन को समझने में उस मैप की हेल्प से। तो मैं बस वही देख रही हूँ कि मैप वो कहाँ पर मैंने सेव किया हुआ है, जिससे कि मैं आपको बहुत आसानी से समझा सकूँ। It's not there. Yes, it's there. So just wait for a second. Let me save it so that ki we can better understand with the help of our marker and all. Just be here for a second, guys. Sorry for this. बट इसको मैप को इंक्लूड करने से क्या होगा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि सिचुएशन क्या थी उस टाइम पर। हाँ, सो डेवलपिंग सोसाइटी आप देखेंगे कि ये कॉलोनियल रूल था। तो कुछ कंट्रीज थी जो रूल कर रही थी अदर वर्ल्ड पे। और आप यहाँ पर देखेंगे कि फिर जिन सोसाइटीज को, मतलब जो कॉलोनियल कंट्रीज थी, उन पे वो जब इंडिपेंडेंट होती हैं तो उनका जो उनका इकोनॉमिक का लेवल होगा, जो उनका जीडीपी ग्रोथ होगा, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स होगा, वो किस तरीके का होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ब्रिटेन ने, फॉर एग्जांपल इंडिया का जिस तरीके से ब्रिटेन ने एक्सप्लॉयटेशन किया था रिसोर्सेज का, आपने हिस्ट्री अगर थोड़ी बहुत पढ़ी भी होगी, तो इंडिया में उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर था वो किस लेवल तक डीजेनरेट हो गया था, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सिस्टम था वो किस लेवल पर पहुंच गया था, कि जो ये सब चीज़ें थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम के जो सोसाइटी थी क्या हाल रहा होगा, जिसकी वजह से इन्हें डेवलपिंग या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे रखा गया। अब इफेक्ट देखेंगे, तो इफेक्ट आप देखने से पहले आप जरा सा ये देखें। हाँ, अब आप देखोगे कि इफेक्ट आपको देखना है। तो ये जो है आपकी आ, जो ये ग्रीन कलर से दिखाया गया है आपका, आप देखोगे ज्यादातर ये कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में आ रहे थे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आ रहे थे, डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पर ये सब। तो जब ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस होगा, जब फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होगा, फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर्स होगा, फ्री एक्सचेंज ऑफ आपका टेक्नोलॉजी एंड ऑल होगा, तो क्या होगा। अब जो ये गरीब कंट्रीज हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनके पास देने को क्या है, उनके पास तो कुछ नहीं है। ज्यादातर ये रिसीविंग कंट्रीज ही बन जाएंगी ना, ये कंट्रीज क्या करेंगे, रिसीव करेंगे इनसे। तो ये यहाँ प्रोडक्ट बनाकर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस अच्छा है, उनका उनका मॉडर्नाइजेशन अच्छा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो ये क्या करेंगे, चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे और सेल कहाँ करेंगे, जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ हैं। तो मुनाफा कौन कमाएगा, जो प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो इसका प्रॉफिट भी किसको मिला, डेवलप्ड कंट्रीज को। तो डेवलप्ड कंट्रीज जो थे वो और अमीर होते गए और वेल्थ जनरेट करते गए, और अपना मॉडर्नाइजेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन को और मॉडर्नाइज करते गए। जबकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, ये तो सिर्फ मार्केट बनकर रह गई, कंज्यूमर बनकर रह गई। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ
इन कंट्रीज को का जो इंडस्ट्रियल बेस है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उतना डेवलप नहीं हो पाया। ये निगेटिव इम्पैक्ट है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में देखेंगे कि जब यहाँ से लोगों का मूवमेंट होगा, आइडियाज़ का मूवमेंट होगा, तो यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स भी आएंगे। तो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, सस्ते प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। ये बहुत सारी चीज़ें, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी। लोगों को एक्सेस मिल जाएगा इन मार्केट्स पर भी। लोगों को अच्छे कृषि के लिए अच्छे बीज उपलब्ध होंगे, सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र अच्छे अच्छे उपलब्ध होंगे। फिर कुछ टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे डिजिटलाइजेशन होगा, यहाँ पर लिटरेसी बढ़ेगी, और इनको मल्टीपल जॉब के ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे कि वो यहाँ जाकर जॉब कर सकते हैं कहीं पर भी। तो आप एजुकेशन ले सकते हैं, स्किल्स सीख सकते हैं, टेक्नोलॉजी कुछ मिलेगी। तो आप देखोगे कि इस तरीके का एक्सचेंज होगा यहाँ पर। तो हमने ये मैप के थ्रू समझ लिया अभी कि किस तरीके का मूवमेंट होने वाला है। तो अब समझते हैं इफेक्ट। तो आपको बेसिक आइडिया लगा कि कहाँ से कैसे चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं। अब इसको समझते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आंसर कैसे लिखेंगे। कॉन्सेप्ट समझ आया आपको कि कैसे एक्सचेंज ऑफ जो गुड्स एंड सर्विसेज, पीपल्स, आइडियाज, कल्चर हो रहा है और कहाँ से कहाँ हो रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज कौन है, डेवलप्ड कंट्रीज क्या है। तो जब बात आती है इम्पैक्ट की समझने की कि जो इसका ये जो ग्लोबलाइजेशन है उसके इम्पैक्ट्स क्या पड़े हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, तो हमेशा हम उनको वेरियस डायमेंशंस में इम्पैक्ट्स देखेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन की इम्पैक्ट्स डेवलपिंग सोसाइटीज़ में मल्टीपल डायमेंशंस में पड़े हुए हैं, जैसे कि इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटिकल, मिलिट्री, सोशल, आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस, इन्वायरमेंटल, वुमेन, यूथ। आप बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, जितना डायमेंशन आपको रिक्वायर हो। अब इन सारी डायमेंशन को हम डिवाइड करेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और निगेटिव इम्पैक्ट्स में। समझ आया कि आपको कैसे समझना है इस टॉपिक को। फर्दर चलते हैं, तो ये मल्टीपल डायमेंशंस याद रखिएगा आप। अब हम कुछ इन डायमेंशंस में कुछ मेजर डायमेंशन को कवर करेंगे यहाँ पर, जैसे कि इकोनॉमी। तो आप इकोनॉमी में देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़ा, निगेटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में जैसे कि आपने देखा कि फ्री ट्रेड के थ्रू जो गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट हो रहा था इधर से उधर। लेट मी क्लीन इट, जिससे कि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए, अदरवाइज ये खिचड़ी बन जाएगा। हाँ, तो जैसे कि आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ये कंट्रीज, सारी कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्टेड हो रहे थे। सभी जगह ये इंटरकनेक्शन हो रहा था, इंटरडिपेंडेंट हो रही थी, और फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पीपल्स, आइडियाज, कल्चर, ये सब हो रहा था। ये इंटरकनेक्शन चल रहा था, ठीक है। डेवलप्ड सोसाइटी, डेवलपिंग कंट्रीज, ट्रांजिशनल सोसाइटीज, सब में हम पढ़ रहे हैं कि डेवलपिंग सोसाइटीज में इसका पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, फ्री ट्रेड चल रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज बढ़ेगा। सी, पहले क्या होता था, इसके जब ग्लोबलाइजेशन के पहले आप देखेंगे कि जब कॉलोनियल रूल था, तो जो ब्रिटिशर्स, मान लीजिए इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इंडिया में ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, तो वो बहुत सारे कानून बनाए थे, बहुत सारे एक्ट लेकर आए थे कि वो सिर्फ बाहर से यहाँ पर इम्पोर्ट लेकर सामान आएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ से ले जा, अगर जो जो सामान जाता था यहाँ पर, उसमें बहुत ही हैवी ड्यूटी होती थी, बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते थे, तो उनका कॉस्ट बहुत बढ़ जाता था। उल्टा ये लोग अपने जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट थे वो इंडिया में सस्ते दामों पर लेकर आते थे, जिससे कि यहाँ पर डंप हो जाती थी, डिमांड हो जाता था इनके जो गुड्स एंड सर्विसेज थे। तो इस तरीके से देखेंगे, एक तरीके से वन वे ट्रेड हो रहा था। ग्लोबलाइजेशन के बाद आप देखेंगे कि ये जो टैरिफ एंड ऑल द फ्री ट्रेड को प्रमोट किया गया, जिससे कि अब ये डेवलपिंग सोसाइटीज भी अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर भेज सकते हैं, आइडियली ऐसा माना गया। तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उस पर ग्रोथ हुई, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज हुए, तो लोगों को जो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। आज आप बर्गर खा रहे हैं फॉर एग्जांपल, आप आपके पास, या आप चाइनीज प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं जो सस्ते होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं। यह जो ग्लोबल लेवल पे जितनी भी चीजें हैं, आप एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं ना, आपको मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है।
फ्री मूवमेंट ऑफ वर्क फोर्स एंड लेबर हुआ, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। अब कोई इंडियन चाहता है कि वो जाकर कहाँ पर काम करेगा, कोई इंडियन अगर चाह रहा है कि वो जाकर यूएस में काम करे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अभी वो मूव करके यूएस में बस सकता है। कोई इंडियन अफ्रीकन चाह रहा है कि वो इंग्लैंड में काम करना चाहता है, वो वहां जाकर बस जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि फ्री मूवमेंट ऑफ वर्क फोर्स हुआ, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर गए। ग्रेटर कंपटीशन अफोर्डेबिलिटी के नाम पे या बेटर क्वालिटी के नाम पे, अब फ्री ट्रेड चल रहा है, तो क्या होगा जनरली कि यहाँ पर क्या होगा, अफोर्डेबल एंड बेटर प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो अब यहाँ की इंडस्ट्री भी यहाँ पर बेच सकती है और यहाँ की इंडस्ट्री भी यहाँ पर प्रोडक्ट बेच सकती है और यहाँ की इंडस्ट्री भी यहाँ पर बेच सकती है, यहाँ की भी। तो ये आपस में क्या करेंगे, कॉम्पिटिट करेंगे कि हम इन्हें सस्ते दामों पे उपलब्ध कराएं, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदा जाए, हम बेटर क्वालिटी दें, सस्ते कॉस्ट, सस्ते प्राइस पे, सस्ते फेयर पे, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदा जाए। तो आप देखेंगे कि जब कंपटीशन होगा तो बेटर क्वालिटी आएगी, प्राइस भी कम होंगे, अफोर्डेबल बनाया जाएगा प्रोडक्ट को। ज़्यादातर देखिए हम ब्लेम करते हैं जब चाइनीज़ प्रोडक्ट को कि वो बहुत सस्ते होते हैं और हमारे इंडियन मार्केट डंप हो गई है उस चीज़ से, जिससे कि हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को नुकसान मिलता है। तो ये इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर कस्टमर्स को, ये जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास चॉइसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी बढ़ जाते हैं और बेटर क्वालिटी अवेलेबल होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। अगर फॉर एग्जांपल यूएस की कोई कंपनी है, उसकी डिमांड है अफ्रीकन कंट्रीज में किसी प्रोडक्ट की, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ आकर इन्वेस्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट में, या यहाँ पर आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे। तो जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे तो यहाँ पर अदर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप किया जाएगा, तो क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड है। तो इस तरीके से आप देखें कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती हैं, फास्टर डेवलपमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन, रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट होगा, एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़े थे। निगेटिव इम्पैक्ट्स में की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि जो ये फ्री ट्रेड हुआ, इसने डेवलपिंग कंट्रीज की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हार्म किया, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर समझा कि किस तरीके से आप देखेंगे कि जो चाइनीज प्रोडक्ट का मैं एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप आसानी से समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में आएंगे, आप दिवाली देखेंगे या होली देखेंगे, इन सब में क्या आप लाइटिंग एंड ऑल देखेंगे कि कितने सारे आपको चाइनीज लाइटिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं ड्यूरिंग अ फेस्टिवल। तो आप देखेंगे कि ये क्योंकि वो सस्ते होते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि इस तरीके से जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, जो लोकल इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उनको हार्म होता है, क्योंकि फिर जब सस्ते कोई भी प्रोडक्ट ए है चाइना का, वो सस्ते पे अवेलेबल है, तो हम इंडिया का बी प्रोडक्ट जो महंगा है उसे क्यों लेंगे लोग, क्योंकि हर लोग चाहेंगे कि वो सस्ते में ले। हर किसी की अफोर्डेबिलिटी नहीं है ना कि वो जो जो मर्जी वो ले ले, तो हर कोई अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से प्रोडक्ट को चूज करेगा। तो इससे क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हार्म हुआ, ये एक निगेटिव इम्पैक्ट है इसका। लेबर ड्रेन होता है, तो इसको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो क्रीम ब्रेन होता है इंडिया का, वो जाकर कहाँ बस जाते हैं, यूएस में जाकर बस गए या इंग्लैंड में जाकर बस गए, क्योंकि वहाँ पर बेटर सैलरी मिल रही है, बेटर फैसिलिटीज मिल रही है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड है, या बेटर वहाँ पर उनके उनके पास ऑप्शंस, कैरियर ऑप्शन है, फ्यूचर ग्रोथ है, तो वो सब जाकर कहाँ बस जाएंगे, फॉरेन कंट्रीज में बस जाएंगे। तो लेबर ड्रेन होता है, या आप कहेंगे इसे जो टॉप टॉप क्रीमी ब्रेन होगा वो यहाँ से चला जाएगा। तो ये ह्यूमन रिसोर्स का लॉस हुआ ना उस डोमेस्टिक कंट्री के लिए, उस कंट्री के लिए जहाँ से लेबर ड्रेन हुआ है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। थ्रेट टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को भी नुकसान हुआ, क्योंकि आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर है यहाँ पर हमारा ट्रेडिशनल तरीके से हो रहा है, और कैश क्रॉप्स, ये जो है वो कॉमर्शियल क्रॉप है, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, तो उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि एग्रीकल्चर को भी थ्रेट होता है।
जॉब्स एंड सिक्योरिटी जो है सोशल इनसिक्योरिटी ये भी जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ अमेरिका की कोई कंपनी आकर इंडिया में कोई प्रोडक्शन यूनिट लगाती है, तो वो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो उनकी स्किल्स स्टैंडर्ड स्किल्स चाहिए होगा। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको कंप्यूटर आना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल बेसिक सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे ट्रेडिशनल लोग हैं, जैसे जिससे इंग्लिश नहीं आती, जिससे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उनका जॉब लॉस होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उनकी रिक्वायर्ड स्किल्स को आप मैच नहीं कर पाएंगे। या तो अपने स्किल्स अपग्रेड करिए आप, या तो फिर आपका जॉब जाएगा। तो इस तरीके से की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर होता है। कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर का मतलब क्या हो जाता है कि जो ये एमएनसीज होती हैं, ये यहाँ पर आकर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को हायर करते हैं। परमानेंट जॉब नहीं होते। आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, आपने बहुत इजीली सुना होगा ना कि बेटा गवर्नमेंट जॉब करो, सिक्योरिटी होती है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में। प्राइवेट जॉब में क्या, आप कभी भी निकाल दिए जाओगे। होते हैं ना ये हमारे सोसाइटी में, बोलते हैं ना हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वाले। तो कैजुअलाइजे जो ग्लोबलाइजेशन का एक निगेटिव इम्पैक्ट रहा, वो रहा कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को हायर किया जाने लगा। इसे एक नया टर्म दिया जाता है आजकल, गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी मतलब जिस टाइम पीरियड के लिए ज़रूरत है आप उसको, जैसे फ्रीलांसिंग आप सुनते होंगे, ये सब क्या है, कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर हुआ। ये एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अब कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर होगा तो क्या होगा, जो सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, जो पेंशन मिलती थी, जो जो उन्हें अदर और हेल्थ बेनिफिट, एजुकेशन बेनिफिट, जो अदर बेनिफिट्स मिलते थे, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। राइजिंग इन इक्वालिटी। तो अब जब इसका जो ग्लोबलाइजेशन है, इसका एक और निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा इन इक्वालिटी हुई। जो रिच थे वो रिच होते गए, जो पुअर थे वो पुअर रह गए। तो ये जो गैप था, इनकम गैप हो गया, या अर्निंग का गैप हो गया, या वेल्थ गैप था, ये बहुत ह्यूज होता चला गया। तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट था। अब देखते हैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़े। तो वो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रहे, जैसे कि जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो उनका नंबर बढ़ा, गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट इंक्रीज और भी ज़्यादा स्ट्रेंथेंड हुआ। मतलब स्टैंडर्ड को सब जगह फॉलो किया जाने लगा, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज होने चाहिए, इनका स्प्रेड हुआ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रीच पहुंची, एनजीओज की रीच पहुंची, सिविल सोसाइटीज़ की रीच पहुंची। और इन सारे जो एनजीओज एंड सिविल सोसाइटीज़ हैं, इन्होंने पॉवर्टी के अगेंस्ट में काफ़ी काम किया, लोगों को लिटरेट करने का के लिए काम किया, वुमेन के लिए काम किया। तो बहुत सारे मतलब इनके कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं सोशल डेवलपमेंट में। इसके बाद आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल कोलैबोरेशन है मल्टीपल लेवल पर, वो भी इंक्रीज देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े, जैसे रिफ्यूजी क्राइसिस, ह्यूमन राइट इश्यूज। इसके बाद अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का बढ़ना, बहुत सारे मतलब चीज़ें सामने उभर कर आती हैं। सोशल और आइडियोलॉजिकल कल्चरल में देखेंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ये हुए कि कल्चरल डिफ्यूजन हुआ। तो जो रेसिज्म एंड ऑल था ये फेड हो जाता है। लोग आपस में इंटरेक्शन बढ़ता है, तो इससे क्या होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा, कल्चरल डिफ्यूजन होगा, मल्टी कल्चरलिज्म आएगा। पहले आप देखेंगे कॉलोनियल रूल के टाइम पे क्या होता था, व्हाइट मेन्स बर्डन थ्योरी, अपने आप को वो सुपीरियर रेस का समझते थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जो व्हाइट पीपल्स थे। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा, जैसे जैसे लोग एक्सचेंज करेंगे अपने आइडियाज़ को, अपने कल्चर को, अपने आइडियोलॉजी को, तो धीरे धीरे जो बैरियर्स थे वो फेड होंगे, डिफ्यूजन होगा उनका, ताकि लोग आपस में मिंगल होकर रहेंगे। इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, बेटर परचेजिंग पावर, एक्सचेंज ऑफ टैलेंट्स, तो बहुत सारे वुमेन के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, वुमेन एजुकेशन, उनके जॉब के जो अपॉर्चुनिटीज़ थे वो भी बढ़े। इसका प्रभाव सोसाइटी में भी पड़ा कि जो जो ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, सोशल प्रैक्टिसेस थे, कस्टम्स थे, वो धीरे धीरे कम हुए। जैसे कि चाइल्ड मैरिजेस का इशू रिजॉल्व हुआ, काफ़ी हद तक बेटर हुआ। इसके साथ देखेंगे जो अर्ली मैरिजेस थी, उसे भी अब लेट मैरिजेस होती हैं, तो वुमेन के पास जॉब अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ों पर प्रभाव पड़ा। निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा कि लोकल कल्चर लॉस हुआ, लेस कल्चरल डाइवर्सिटी रहेगी, क्योंकि कल्चरल डिफ्यूजन होगा तो कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं रह जाएगी ना।
ट्रांसनेशनल फ्लो ऑफ टेररिज्म, ह्यूमन ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, राइट, पायरेसी, पेंडेमिक डिजीज। अब जैसे कोविड के एग्जांपल ले सकते हैं आप, इमरजेंस एंड स्प्रेड ऑफ फंडामेंटलिज्म, ये सारे निगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े। इन्वायरमेंट में देख लेते हैं अब, इन्वायरमेंट के बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन होगा, हैवी लेवल पे जाकर आपका मैन्युफैक्चरिंग होगा, कंजम्पशन होगा, तो ये जो रिसोर्सेज हैं उन पर प्रेशर पड़ेगा ना। सो पुट प्रेशर ऑन द लैंड रिसोर्सेज, वल्नरेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम इंक्रीज होती है, लीस्ट रेजिलिएंट इकोसिस्टम डेवलप होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट पड़ने वाला लगा, पोल्यूशन बहुत बढ़ गया, जो एग्रीकल्चर में जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो रिड्यूस होती है, जो एक्सोटिक स्पीसीज हैं वो भी स्प्रेड हुए। अब कोई पोल्यूशन ऑफ एयर हुआ, वाटर सॉइल पोल्यूशन हुआ, एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट, ये सब आप देखेंगे कि बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, और आज हम उसका खामियाजा भी देख रहे हैं कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मानसून डिसरप्शंस हो रहे हैं, फ्रिक्वेंट साइक्लोन्स आ रहे हैं, कभी भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल हो जाती है। तो इन सब का बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। एजुकेशन पे देख सकते हैं आप, एजुकेशन के पॉजिटिव कुछ इम्पैक्ट है कि अच्छा है ना, आपको फ्लेक्सिबल लर्निंग सिस्टम मिला। आज बैठे बैठे आप अमेरिका से डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, ई लर्निंग, ओवरसीज ट्रेनिंग, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम हो गया आपका। इसके साथ आप ओवरऑल कोर वैल्यूज़ भी बढ़े हैं। तो बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़े हैं आपके पास। आजकल जो अब्रॉड की एजुकेशन है उसका एक्सेस बढ़ गया है, आप जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ निगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े कि हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी वो इरोड होती हैं। हाँ, पुअर स्टूडेंट्स के लिए वो एजुकेशन अफोर्डेबल नहीं रहती, क्योंकि क्योंकि जब आप ग्लोबल स्टैंडर्ड अपनाएंगे तो एजुकेशन की कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो पुअर पुअर पीपल्स उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो फिर से रिच एंड पुअर गैप बढ़ेगा, डिजिटल डिवाइड बढ़ा है, स्टैंडर्ड स्किल्स की डिमांड बढ़ी है, जिससे जिससे जो मैच नहीं कर पा रहे हैं वो लेफ्ट आउट हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट एजुकेशन में भी देखने को आपको मिलेगा। एग्रीकल्चर का अगर हम देखें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या रहे हैं कि जो फार्मर्स हैं उनका उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, क्योंकि उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिला, न्यू सीड्स मिले, तो इस तरीके से उनकी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हुई होती है। साथ ही साथ वो अपने एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो बेटर बेटर उन्हें प्राइसेस मिल जाए, बेटर प्राइस मिलेगा, बेटर फेयर मिलेगा अपने प्रोडक्शन के लिए। रिसर्च कोलैबोरेशन कर सकते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ में, प्रोलिफरेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता है। निगेटिव इम्पैक्ट्स आप देखिएगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इशू आ जाता है। जो एमएनसीज होती हैं वो सीट्स को लेकर जैसे बहुत ज़्यादा इशू होता है। अभी अभी आपको अगर गुजरात का एक स्टोरी मुझे याद है, क्योंकि पोटैटो, जो एक पोटैटो की वैरायटी थी पोटैटो, उसको लेकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर कोर्ट में कंपनी गई थी। जो लेज बनाती है जो कंपनी, लेज चिप्स ना, उसके लिए अलग से पोटैटो ग्रो किए जाते हैं, अलग पोटैटो होते हैं, नॉर्मल पोटैटो नहीं होते जो हम लोग अपने यहाँ वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं। तो कंपनी ने किसानों को जो पोटैटो दिए कि आप ग्रो करो, तो उसमें से कुछ किसानों ने क्या किया था, उसके बीज बना लिए थे और वो फिर खुद ग्रो कर रहे थे उसे। तो कंपनी ना उनके खिलाफ कोर्ट में गई, कोर्ट में बोली कि इन्होंने वायलेशन किया है हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, और इन्होंने ये चोरी किए बीज। ठीक है, तो और इन जो किसान थे, गरीब किसान, उनके अगेंस्ट में 1-1 करोड़ का, कुछ 25-30 किसान थे, और उसमें सारे 25-30 किसान पे 1-1 करोड़ का जुर्माना, मतलब इन्होंने की डिमांड की कि लगाया जाए और वो कंपनी को पे करें 1-1 करोड़। तो बट हालांकि बाद में जाकर कोर्ट ने इस मुद्दे को में एक रीजनेबल डिसीजन लिया। उन्होंने मतलब जो किसान है वो कहाँ से 1 करोड़ देंगे, तो उन्होंने इसे मतलब वो कर दिया था, और उनको नहीं देना पड़ा था। इस तरीके से ये केस डिसमिस हो गया था। लेकिन इस तरीके के इश्यूज आपको देखने को मिलते रहते हैं। फिर डब्ल्यूटीओ का रोल आप देखेंगे कितना इम्पार्शियल होकर ये काम नहीं करता डब्ल्यूटीओ, और इसकी वजह से जो डब्ल्यूटीओ के रूल्स हैं इंडिया में, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में लें अगर, तो ऐसे और भी कंट्रीज हैं, तो डब्ल्यूटीओ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हैं कि वो वेस्टर्न कंट्रीज को फेवर करते हैं। और इस तरीके से आपने सुना होगा, ब्लू ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी,
तो इस तरीके के सब्सिडीज, तो जो डेवलपिंग सोसाइटीज थी उनको क्या करना पड़ा, अपनी सिक्योरिटी या जो सब्सिडीज देते थे उसे कट डाउन करना पड़ा, रिड्यूस करना पड़ा। तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना किसानों पर, फार्मर्स पे। वो एक चीज हुआ। फिर ग्लोबल मार्केट्स के जो प्राइस थे उसका, उसकी वजह से जो लोकल प्राइसेस थे उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा। जो डेवलपिंग सोसाइटीज हैं वो कॉम्पिटिट करने में फेल होती होती नजर आती हैं। तो इस तरीके के आप एग्रीकल्चर में प्रभाव देखेंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब मेजर जो डायमेंशंस हैं वो तो हमने कवर कर लिए, उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, निगेटिव इम्पैक्ट्स। आप ऐसे करके अदर डायमेंशंस भी कवर कर सकते हैं। अब वे अहेड, मतलब अब ये इम्पैक्ट तो हमने देख लिया कि किस तरीके से इम्पैक्ट चल रहा है, लेकिन हम यहाँ पर मतलब इसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। ये जो जैसे पॉजिटिव ग्लोबलाइज, नो डाउट ग्लोबलाइजेशन ने काफ़ी बेनिफिट किया है डेवलपिंग सोसाइटीज़ को, चाहे वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर हो, चाहे वहाँ की स्किल्स एंड एजुकेशंस को लेकर हो, चाहे वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर हो। नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ के लोग हैं उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, बेटर लाइफ मिली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, कुछ जो निगेटिव पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, जो निगेटिव इम्पैक्ट्स हुए हैं, अगर इन्हें मिनिमाइज कर दिया जाए, अगर इन निगेटिव इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज कर दिया जाए, तो जो डेवलपिंग सोसाइटीज में ग्लोबलाइजेशन का जो प्रभाव पड़ा है, इम्पैक्ट्स पड़े हैं, हम और उसे बेटर बना सकते हैं, ताकि ये जो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच का जो गैप है इसको फुलफिल किया जा सके, ब्रिज किया जा सके। तो कुछ मेजर्स देना चाहिए आपको इसके लिए। तो वो मेजर्स क्या हो सकते हैं, वो वे अहेड क्या है, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आप इनोवेट करिए ऐसे कि इस ये जो स्किल गैप है, जो नॉलेज गैप है, उसको कवर किया जा सके। इसके बाद से मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन पे फोकस करना चाहिए, जैसे कि किसान हो गए, वुमेन हो गए, चाइल्ड्स हो गए। क्लाइमेट चेंज के लिए और बेटर कोलैबोरेशन करना चाहिए, ताकि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है या इन्वायरमेंट के जो निगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े हैं इन्वायरमेंट में ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, उसको हम मिनिमाइज कर पाएँ और बेटर हैंडल कर पाएँ। तो इसके लिए बेटर कोलैबोरेशन होना चाहिए। इक्विटी पे फोकस करना चाहिए। सी, जो अगर आप इक्विटी पे फोकस करोगे तो जो रिच एंड पुअर के बीच का गैप है उसे कम कर पाओगे, पॉवर्टी एलिवेशंस अच्छे से कर पाएंगे, और इसके बाद से डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़ के बीच में जो लिविंग स्टैंडर्ड का गैप है उसको भी मिनिमाइज कर पाएंगे। तो इक्विटी पे फोकस करना चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस इन सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इन्हें ही फायदा हो रहा है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं बस ये क्या है, ये सिर्फ मार्केट बनकर रह जा रही हैं या कंज्यूमर बनकर रह जा रही हैं। तो इसमें क्या है, इस जो ये गैप है ना, इसको इक्विटी के साथ डील करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रेंथनिंग द लोकल एंड रीजनल इकोनॉमीज, जो लोकल और रीजनल इकोनॉमी है उनको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। कल्चर ऑफ टॉलरेंस को बढ़ाना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से पॉजिटिव डायलॉग के थ्रू कल्चरल टॉलरेंस को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जैसे फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म, इसके साथ साथ ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो ये बढ़ रहा है ना, ड्यू टू exchange of ideas, due to free flow of ideas and ideology and peoples, तो ये हम इसे रोक सके। तो कल्चरल टॉलरेंस को प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। मोर कोऑपरेशन इज नीडेड, जिससे कि आप जो मिटिगेट कर सके वल्नरेबिलिटी से, फ्री ट्रेड सिस्टम को और अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर सके। इसके साथ साथ मोर फोकस होना चाहिए और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के लिए जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कैन पीपल, कैन यू प्लीज टेल मी गाइस इन द कमेंट बॉक्स कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये इंडिया में है, मुझे पर्टिकुलर लोकेशन बताइए। ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। और आपको पता है कि सोलर एनर्जी फ्यूचर में कितना बड़ा मतलब सोर्स होने वाला है एनर्जी के लिए। अभी आज प्रेजेंट में देखो कि किस, जब यूक्रेन और रसिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और रसिया ने जो गैस की सप्लाई जो यूरोप में बंद की हुई है, तो यूरोप में जो विंटर्स शुरू होने वाले हैं, आप देखो वहाँ पर जो बिजली या इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस हैं कितने ज़्यादा बढ़ गए, लोग सड़कों में आ गए हैं कि इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ रहा है। तो जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है,
ये आज के टाइम पे बहुत बड़ा रिसोर्स है और फ्यूचर में एनर्जी सिक्योरिटी बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसमें बात की जा रही है इस चीज़ की, आप एलन मस्क का भी ट्वीट देखेंगे कि हमें सोलर एनर्जी को हार्नेस करना चाहिए, क्योंकि सोलर ऐसा रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। गैस आपके ऑयल हो गए, आपके जो नेचुरल गैसेस हो गई, ये सारे क्या, ये तो एक दिन खत्म हो जाएंगे ना, फॉसिल फ्यूल्स हैं जो, क्योंकि इनकी रिसोर्सेज लिमिटेड है, बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सोलर एनर्जी तो ऐसी है जो अनलिमिटेड है, आप इसको इसको हार्नेस किया जाना चाहिए। तो लेट मी नो इनटू द कमेंट बॉक्स कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन इंडिया। आई होप कि आप मुझे आंसर देंगे इसका। हाँ, तो वापस आते हैं अपने डिस्कशन में। हम डिस्कशन कर रहे हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और भी बनाना चाहिए, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस सोलर एनर्जी के लिए हो, डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हो। अब क्यों बनाने चाहिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन? ताकि आप बेटर कोऑर्डिनेशन कर सकें एमंग द नेशंस। तो इस तरीके से आप अपना वे फॉरवर्ड देंगे जब भी आंसर को कंक्लूड करेंगे। अब तो हमारा ये हो गया ग्लोबलाइजेशन, उसके इम्पैक्ट्स और उसका वे फॉरवर्ड। हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ पर कवर हो जाता है। बट मैं चाहूँगी कि आप इससे एक स्टेप आगे चलकर जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, क्योंकि आईआर का स्टूडेंट होने के नाते आपको जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उस या जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उससे अवेयर होना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे कि स्पेशली कोविड के बाद से, कोरोना वायरस के टाइम पे आप देखेंगे ना कि कैसे लोगों ने अपने आप फ्लाइट बंद थी, लोग एक एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नहीं जा सकते थे, जो टेरिटोरियल बॉर्डर थे उनको शट डाउन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। जो फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा था एक तरीके से डिसरप्ट हो गया। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जितना ज़्यादा फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज पीपल्स आइडियाज सब हो रहा था, कोविड के दौरान आप देखेंगे कि कैसे कैसे नेशंस ने जो अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज थी उनको क्लोज कर लिया, ताकि दूसरे नेशन के लोग उनके यहाँ ना आ पाए। सिंपल सा लॉजिक था, ताकि कोविड का जो स्प्रेड था उसको रोका जा सके। तो इसके बाद से जो स्कॉलर्स और स्टेटमेंट्स हैं, एक नया टर्म दिया, डी ग्लोबलाइजेशन। मतलब अभी तक तो हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे कि इंटरकनेक्टेड हो, इंटरडिपेंडेंट हो, इंटीग्रेशन होना चाहिए, लेकिन अब क्या, अब तो ये डी ग्लोबलाइजेशन है, जहां हम रिड्यूस कर रहे हैं इंटरडिपेंडेंस को, जहां हम रिड्यूस कर रहे हैं इंटीग्रेशन को। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो इंडिया में आप देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत, हम क्या बात कर रहे हैं इंडिया में, आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत, अब ये इस तरीके की सेल्फ रिलायंस की जो चीजें हैं वो कई अदर कंट्रीज भी अडॉप्ट की गई हैं, ने किया है। अब हम आत्मनिर्भर क्यों बनना चाह रहे हैं, हम सेल्फ रिलायंट क्यों बनना चाहते हैं? ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरे नेशन में, दूसरे कंट्रीज पे, उसको हम मिनिमाइज कर सके, रिड्यूस कर सके। कोविड के दौरान देखा गया कि इन केस ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में आती है जहां पर ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती है। ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी तो आपको रिसोर्सेज, आपको जो जो डेली नीड की चीज़ें हैं वो भी अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। तो इसके लिए बोला गया है कि ये जो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है ये खतरनाक है, इमरजेंसी की सिचुएशंस पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए बोला गया कि हमें कुछ कदम उठाया जाना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमें सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए। तो इसी प्रोसेस को, जो द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग आत्मनिर्भर इज इज हैज बीन गिवन अ टर्म डी ग्लोबलाइजेशन। तो आप डी ग्लोबलाइजेशन में और क्या चीज़ें होंगी? जो जो इकोनॉमिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट होगा बिटवीन द कंट्रीज, अमंग द कंट्रीज, वो डिक्लाइन होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज अपनाई जाएंगी, आप देखेंगे ना अमेरिका ने कैसे प्रोटेक्शनिज्म की बात करती है। जब ट्रम्प की गवर्नमेंट थी वहाँ पर, ट्रम्प गवर्नमेंट के दौरान अमेरिका में आप देखेंगे किस तरीके की बात होती थी, अमेरिका फर्स्ट, हम दूसरी जगह इन्वेस्ट नहीं करें, अमेरिका में पहले इन्वेस्टमेंट करो अमेरिकन कंपनीज, हम मैक्सिको और यूएस के बॉर्डर पे एक वॉल खड़ी कर देंगे जिससे कि वहाँ से लेबर का मूवमेंट ना हो पाए, लोगों का मूवमेंट ना हो पाए। तो इस तरीके से प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज अडॉप्ट की गई। यूनिलैटरल विड्रॉल हुआ फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीमेंट, कैसे यूएस ने पेरिस डील से अपने आप को बाहर कर लिया। इस तरीके की और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें
रिप्रेजेंट करती हैं कि जो जो हम ग्लोबलाइजेशन से स्टेप बैक कर रहे हैं एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डी ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये अभी अभी के कॉन्टेक्स्ट में ये नया टर्म चल रहा है, नया प्रोसेस को दिया। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि क्या, आप मुझे बताइए कि क्या पॉसिबल है आज के टाइम पे आप डी ग्लोबलाइजेशन, क्या पॉसिबल है आज के टाइम पे कि हम ग्लोबलाइजेशन को हटा दें और हम फिर से पुराने उस दशक में चले जाएं जहां पर कंट्रीज इंटरकनेक्टेड और इंटीग्रेटेड नहीं थी? इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स नॉट ना। तो कुछ तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अब देखते हैं कि डीग्लोबलाइजेशन हो क्यों रहा है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि हमें स्टेप बैक करना पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन से, या ऐसे कौन सी फैक्टर्स हैं जो डीग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं। तो एक तो टैरिफ वॉर चल रहा है, आप देखेंगे कि इट इज द वन एस्पेक्ट ऑफ डीग्लोबलाइजेशन क्लॉज। टैरिफ वॉर कैसे चल रहा है कि जैसे कि मान लो दो कंट्रीज हैं, वो क्या है, टैरिफ वॉर चल रहा है। अब हम बेटर एग्जांपल लेते हैं चाइना एंड यूएस का, जहाँ पे ट्रेड वॉर चल रहा है। ट्रेड वॉर आपने सुना होगा ना, क्योंकि जो चाइना है वो, जस्ट अ सेकेंड, अगर कोई मेरे पास दूसरा वर्ड मैप है तो मैं उसे ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। हाँ यस, इसमें से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये चाइना है, ठीक है, और ये है हो गया आपका यूएस। तो इनके बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। ट्रेड वॉर क्योंकि यूएस हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है चाइना, तो इनके बीच में इस चीज़ को लेकर चल रहा है। हमें उस वो एक अलग मुद्दा है, हम कभी अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। हमें समझना है ये टैरिफ वॉर क्या है, कैसे ये डी ग्लोबलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सी, जब चाइना कोई प्रोडक्ट ए को यूएस में मान लीजिए एक्सपोर्ट करता है, प्रोडक्ट ए, तो इसमें क्या होगा, जो यूएस होगा कुछ टैरिफ लगाएगा कि आप हमारे यहाँ कंट्री आ रहे हो, कस्टम ड्यूटी हो गया, कस्टम टैरिफ हो गया, ये सब लगते हैं, ठीक है। तो अब ये ड्यूटी लगाई जाती है इस हिसाब से ताकि जो प्रोडक्ट ए है ये यहाँ यूएस का जो प्रोडक्ट बी है उससे महंगा हो जाए, उससे कॉस्टली हो जाए, उसका प्राइस बढ़ जाए, ताकि जो यूएस की मार्केट है वहां पर बी प्रोडक्ट को ही खरीदा जाए जो कि यूएस का है। समझ आया? अब ये एक हो गया अब टैरिफ वॉर में ये कब कन्वर्ट होता है, जब चाइना भी ऐसा ही कुछ करेगा। जब अमेरिका अपना बी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगा चाइना में, तो चाइना क्या करेगा, इस बी प्रोडक्ट में क्या करेगा, ये भी टैरिफ लगाएगा, कस्टम ड्यूटी लगाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा, और इसको और भी ज़्यादा महंगा कर देगा, ताकि जो चाइनीज़ मार्केट है वहाँ पर प्रोडक्ट ए की डिमांड बनी रहे, क्योंकि प्रोडक्ट ए बी से सस्ता है। तो ये जब बायलेटरल चलने लगता है, ठीक है, जब ये बायलेटरल प्रोसेस चल रही होती है तो इसे कहते हैं टैरिफ वॉर। तो टैरिफ वॉर जब होगा तो क्या होगा, ये डीग्लोबलाइजेशन के एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। राइट विंग आइडियोलॉजी, आउटब्रेक एंड ट्रांसबॉर्डर स्प्रेड ऑफ डिजीज एंड पेंडेमिक जैसे कि कोविड-19, सब प्राइम क्राइसिस 2008 की, इसके बाद से आईपीआर रजाइम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो स्ट्रिक्ट होना, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स लिए जाते हैं। इसके बाद से आप देखेंगे कि इनवर्ड लुकिंग मेंटालिटी एंड एटीट्यूड, पॉलिटिकल राइवलरी जो चल रही है, रसिया यूएस, यूएसए ईरान, साउथ कोरिया, रसिया यूएसए चाइना, तो ये सब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेग्जिट का आपने सुना होगा कि कैसे ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से अपने आप को अलग कर लिया। ट्रेड वॉर जो चल रहा है, डिक्रीज इन द माइग्रेशन, आप देखो रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा है, फिर भी लोग इनके जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता देख रहे हैं, उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख, कैसे रिफ्यूजीज को अपने यहाँ एंटर नहीं करने दे रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो डी ग्लोबलाइजेशन को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट में कुछ कॉन्टेम्प्रेरी स्कॉलर्स स्टेटमेंट्स हैं जो कहते हैं कि हम डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। हालांकि हम इसे अभी ये नहीं कह सकते कि हम कर चुके हैं, अभी अभी ये कहना बहुत ही प्री मेच्योर होगा कि हाँ हम वाकई डी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में आ गए। बट हाँ, कुछ साइंस ऐसे मिल रहे हैं जिससे स्टेटमेंट्स या स्कॉलर्स ऐसे कमेंट दे रहे हैं, बट हमें वी हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या होगा फ्यूचर में। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को
लास्ट में क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो कैसे बेनिफिशियल रहा है डेवलपिंग सोसाइटीज़ को और कैसे उसमें निगेटिव हैम्पर्स किए हैं। तो हमें कोशिश क्या किए जाना चाहिए कि इक्विटी पे फोकस करना चाहिए और जो ये गैप है रिच एंड पुअर का उसको ब्रिज करना किया जाना चाहिए। इस तरीके से हमें इसको आंसर को अपने कंक्लूड कर देंगे। सो होप आई होप गाइस कि आपको आज जो ग्लोबलाइजेशन है और डेवलपिंग सोसाइटीज़ और कंट्रीज़ में उसका क्या इम्पैक्ट है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको नया कॉन्सेप्ट जानने को मिला होगा डी ग्लोबलाइजेशन। सो अगर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका कमेंट बहुत मैटर करता है मेरे लिए, मुझे मोटिवेट करता है, मुझे फीडबैक भी मिल जाती है ताकि मैं अपने आप में कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट करती रहूँ, कंसिस्टेंट वीडियोस क्रिएट करती रहूँ आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। आपके सब्सक्रिप्शन, आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा इस तरीके के कंटेंट बनाने के लिए, एंड finally it will help me to grow. So I hope guys you will help me to grow in this in this journey of YouTube, and I request you to please do this. I really need it. So thanks for watching, see you in the next video. तब तक के लिए bye bye, take care, and yes, keep learning, keep exploring.